हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 7th की हिस्ट्री का जो है पार्ट 6 देखने जा रहे हैं, दिल्ली के सुल्तानों का। इसके पहले के पार्ट्स में हमने गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश के बारे में बहुत डिटेल्ड वे में स्टडी की है। तो गाइस, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो ज़रूर आप विज़िट करें। मुझे पक्का यकीन है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली के सुल्तानों के बारे में स्टडी करने में मदद मिलेगी। और आज हम जो है इस चैप्टर के क्वेश्चंस को देखेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और मैं अपने नोट्स के माध्यम से ये आपको बताने का प्रयास करूंगी कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो है मैंने कुछ जो है शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम सभी को पता है कि 15वीं 16वीं शताब्दी में सल्तनत काल जो है, आप सभी को पता है कि 1526 तक जो है दिल्ली में आगरा पर जो है सैयद और लोधी वंश का राज्य रहा। तब तक जो है जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, पूरे दक्षिण भारत में ना स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियाँ समृद्ध थीं और राज्य जो है फल फूल रहे थे। और इसी काल में ना अफगान और राजपूतों जैसे जो है शासक समूह भी उभरे। ठीक है, इसी काल में स्थापित राज्यों में से ना कुछ छोटे थे, कुछ शक्तिशाली थे। उनका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। अगर मैं बात करूं शेर शाह सूरी की, तो शेर शाह सूरी ने ना बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके का प्रबंधन के रूप में काम शुरू किया और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की ना कि मुगल सम्राट हुमायूं तक को उसने चुनौती दे दी और परास्त किया। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और हम जो है अगले चैप्टर हमारा मुगल सल्तनत ही है, तो हम बहुत डिटेल वे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो शेर शाह ने ना दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया, सूरवंश। ध्यान रखेंगे, सूरवंश ने केवल 15 वर्ष शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने ना अलाउद्दीन खिलजी वाले कई नए तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। ठीक है, महान सम्राट अकबर ने जब मुगल साम्राज्य को जो है मुगल साम्राज्य में वो आए, ठीक है, तो उन्होंने भी जो है उनके प्रतिमान के रूप में शेर शाह के प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया। और अगर मैं बात करूं शेर शाह के प्रशासन व्यवस्था की ना, तो ये जो शेर शाह की एक व्यवस्था थी ना, ये सुधारक के रूप में जानी जाती है, व्यवस्था प्रवर्तक के रूप में नहीं। अब देखिए आप कि साम्राज्य निर्माता और प्रशासक के रूप में उसे जो है अकबर का पूर्वगामी माना जाता था। अकबर ने भी उसी की प्रशासन व्यवस्था को फॉलो किया ना, तो देखिए कितनी बड़ी बात है। ठीक है, तो शेर शाह का केंद्रीय प्रशासन ना अत्यंत केंद्रीकृत था। कैसे था ये भी मैं आपको बताती हूँ। शासन जो था ना, शासन वो शासक खुद ही उसका प्रधान था और संपूर्ण शक्तियाँ जो थी उसी में केंद्रित थी। तो शासन को जो है सुचारू रूप से संचालित करने के लिए निश्चय ही मंत्रियों को चुना जाता था, नो डाउट मंत्रियों को ही चुना जाता था। लेकिन वे जो थे ना मुगल कालीन मंत्रियों की तरह विस्तृत अधिकार संपन्न नहीं होते थे। मंत्री जो होते थे स्वयं निर्णय नहीं लेते थे, बल्कि केवल आदेशों का पालन करते थे। और इस तरह जो है सरकारी कर्मचारी के रूप में वे थे। ठीक है, तो शेर शाह सूरी जो था ना, उसने अपने प्रशासन को बहुत व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए 4 विभागों की स्थापना की थी। मुगल जब हम सल्तनत देखेंगे तो हम डिटेल में तो देखेंगे ही, अभी हम थोड़ा मोटा मोटी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 विभाग थे ना उसके, दीवाने वजारत, दीवाने आरिज, दीवाने रसालत, दीवाने इंशा। अब आइए इस चैप्टर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। दिल्ली में पहले पहल किसने राजधानी स्थापित की? तो ये इसका क्वेश्चन क्या आंसर क्या होगा? तैमूर जो है, तोमर राजपूत चौहान राजाओं ने पहले पहल दिल्ली में राजधानी स्थापित की। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी? देखिए, अगर मैं आपको बता दूं दिल्ली सल्तनत की, या फिर कह लीजिए अगर मुगल सल्तनत के बारे में पूछा जाता है, तो इन दोनों के शासनकालों में ना प्रशासन की भाषा थी फारसी भाषा। कौन सी भाषा थी? फारसी भाषा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ? तो आप सभी को पता है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? अब ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया है कि इब्न बतूता की बुक का नाम क्या है? रेहला। कहाँ का निवासी था ये? मोरक्को। मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका में।
अगला क्वेश्चन है, न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था। देखिए, न्याय चक्र के अनुसार ना सेनापतियों के लिए जो है किसानों के हितों का ध्यान रखना ना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि किसान से ही तो राजस्व आता था, और राजस्व आता था तो किसान जो है राजस्व से ही सैनिकों को वेतन मिलता था। मगर क्या है ना, किसान भी राजस्व तभी चुका सकते थे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो, और ऐसा तभी हो सकता था जब राजा न्याय और ईमानदारी से प्रशासन को बढ़ावा दे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं। देखिए, गैरिसन राज्य के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो भीतरी सीमा का मतलब क्या हुआ, गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित क्षेत्रों को ही जो है गैरिसन शहर जो है भीतरी सीमा कहा जाता था। बाहरी सीमा क्या है, जो गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि से दूर हो, सुदूरवर्ती हो, उन्हें बाहरी सीमा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, मुक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे यह सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे। आपके विचार में सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन करना चाहने के पीछे उनके क्या कारण हो सकते थे। देखिए, मुफ्ती ना अपने कर्तव्यों का पालन करे, इसके लिए निम्न कदम उठाए गए थे। सबसे पहला कदम ये था, उनकी नियुक्ति वंश परंपरा के आधार पर नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, यानी कि उनकी एलिजिबिलिटी के अनुसार जो है उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। दूसरी चीज़, उन्हें कोई भी इक्ता या फिर कह लीजिए क्षेत्र थोड़े समय के लिए दिया जाता था। क्यों दिया जाता था, ताकि वहाँ पे जो है वो अंकुश ना लगा सके। ठीक है। तीसरी चीज़, मुक्ति लोगों का समय समय पर स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र किया जाता था। चौथी चीज़, मुक्ति लोगों द्वारा ना एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। और पांचवी चीज़, इस बात का भी ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा जो है निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, बहुत जो है प्रभाव पड़ा, क्या क्या नीतियाँ चेंज करी जो है शासकों ने, ये भी देखते हैं हम। सबसे पहली चीज़, मंगोल आक्रमणों से ना मजबूर होकर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक को एक विशाल सेना खड़ी करनी पड़ी। दूसरी चीज़, अलाउद्दीन खिलजी ने ना सैनिकों को इक्ता के स्थान पे नकद वेतन देना तय किया। तीसरी चीज़, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के पुराने शहर के निवासियों को ना नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया और उस इलाके में बड़ी सैनिक छावनी भी बना दी। चौथी चीज़, अलाउद्दीन खिलजी ने ना जनता पर और अधिक कर लगाए, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्के चलवाए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या आपकी समझ में तवारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में कोई जानकारी देते हैं। तो बिल्कुल जानकारी नहीं देते। इसके पीछे 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण ये था कि वे जो थे ना तवारीख लोग, ये अक्सर इतिहास जो है सुल्तानों के लिए लिखते थे। क्यों लिखते थे, ताकि उन्हें जो है ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा रहती थी। तो आम जनता के बारे में तो वे लिखेंगे नहीं, क्योंकि आम जनता से तो उन्हें कुछ मिलना नहीं है। दूसरा बड़ा रीज़न, तवारीख के लेखक जो थे ना वे नगरों में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते हों। ठीक है। और तीसरा कारण जो है, तवारीख के लेखक जो होते थे सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों के प्रशासन के भी जो है संबंधी सलाह देते थे। तो वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया सुल्तान अपने ढंग की एक ही थी। क्या आपको लगता है कि आज महिला नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है। देखिए, आज भी ना महिलाओं को जो है ज़्यादा आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता। मैं ये मानती हूँ कि पहले की अपेक्षा अब लचीलापन आया है, लेकिन अगर मैं बात करूँ लोकसभा विधानसभा सीटों में, तो मात्र जो है 5% जो है महिलाएँ हैं। तो क्या ये स्थिति अच्छी है, क्योंकि आधी जनता का नेतृत्व जो है महिलाएँ कर रही हैं और मात्र 5% जो है लोकसभा विधानसभा की सीट में है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो है महिलाओं को जो है ज़्यादा आसानी से आज भी स्वीकार किया जाता है। तो ये अलग बात है कि सल्तनत काल की अपेक्षा वर्तमान में महिलाओं नेताओं को जो है ज़्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है, लेकिन आज भी स्थिति जो है बहुत गंभीर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली के सुल्तान जंगल को क्यों कटवा देते थे। क्या आज भी जंगल उन्हीं कारणों से काटे जाते हैं।
देखिए, मैं आपको बताऊं कि गैरीसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित ना भीतरी क्षेत्रों में स्थित मजबूत जो है गंगा यमुना दोआब के जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों और चरवाहों को उनके पर्यावास में जो है खदेड़ दिया गया। तो जमीन जो है ना किसानों को दे दी गई, कृषि कार्य को प्रोत्साहन के लिए दिए। और आज क्यों जंगल काटे जा रहे हैं? आज जंगल इसलिए काटे जा रहे हैं कि कृषि भूमि को प्राप्त करना, आवासों को निर्माण करना। दूसरा रीजन, परिवहन मार्गों का निर्माण करने के लिए, खनन निर्माण करने के लिए। तीसरी चीज, बड़े बांधों के निर्माण के लिए जो है वनों की कटाई की जा रही है। ठीक है, अब आइए इस चैप्टर की छोटी छोटी मोटी मोटी इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। ठीक है, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, हम उन बातों को देखते हैं, यानी कि इस चैप्टर का हम निचोड़ की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे सल्तनत कालीन प्रमुख विभाग। ठीक है, दीवाने वजारत, ये कौन सा विभाग था? वजीर विभाग था। ये क्या करता था? वित्त संबंधी कार्य जो था ये करता था। ठीक है, अगला है दीवाने आरिज, ये सैन्य विभाग थे। ठीक है, तो सैनिकों की भर्ती हो गई या फिर सैनिकों के अभियान का आयोजन, सैनिकों के वेतन का निर्धारण, सैन्य का निरीक्षण, ये सारा काम जो है दीवाने आरिज विभाग करता था। ठीक है, दीवाने रिसालत, तो ये क्या थे? ये विदेश विभाग थे। तो विदेशी संपर्क एवं कार्य, कुछ विद्वानों के अनुसार ये धार्मिक कार्यों से संबंधित था। ठीक है, अगला है दीवाने अमीर कोही, ये जो है ये कृषि विभाग थे। किसके द्वारा स्थापित? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित। तो कृषि के तहत भूमि का विस्तार करना, मालगुजारी व्यवस्था को सुदृढ़ करना इस विभाग का कार्य था। अगला है दीवाने मुस्तक राज, ये जो है राजस्व विभाग था। इसका स्थापना किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो बकाया करों की वसूली करना, राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारियों का हिसाब रखना इस विभाग का काम था। ठीक है, अगला है दीवाने खैरात, तो ये था दान विभाग। इसकी स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, तो ये जो था ना गरीब मुस्लिम कन्याओं का विवाह कराना, विधवाओं और अनाथों की मदद करना इस विभाग का कार्य था। अगला है दीवाने इस्तिहाक, ये था पेंशन विभाग। इसकी भी स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, तो इसका काम क्या था? इसका काम ये था कि अवकाश प्राप्त जो है कर्मचारियों को वजीफा देना। जैसे कि आज जो है रिटायर हो जाते हैं व्यक्ति, उनको पेंशन मिलती है ना, तो उस समय भी ऐसा ही था। ठीक है, अगला है दीवाने बंदगान, ये था गुलाम विभाग। इसकी भी स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। तो यानी कि गुलामों की संख्या में वृद्धि करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना इस विभाग का कार्य था। अगला है दीवाने वकूफ, ये था व्यय विभाग। इसकी स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। तो ये जो है व्यय के कागजात की देखभाल करता था ये विभाग। अगला है दीवाने कज़ा, नाइबे मामलिकात भी इसे कहा जाता है। तो ये तो जो था न्याय विभाग था। इसकी स्थापना की थी बहराम शाह ने और इसमें जो है न्याय संबंधी कार्य किए जाते थे। आगे बात करते हैं सल्तनत कालीन अधिकारी। अधिकारियों के क्या क्या नाम थे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आरिज ए मुमालिक, ये सैन्य विभाग प्रधान था। दूसरा है इंशा ए मुबालिक, ये जो है पत्राचार विभाग के प्रधान थे। रशालत ए मुमालिक, ये विदेशी विभाग के प्रधान थे। अमीर ए हाजिब, ये दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करता था। अगला है सर ए जानदार, ये सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान होता था। ठीक है, दीवान ए रियासत, ये बाजार पर नियंत्रण रखना। शहना ए मंडी, ये बाजार मूल्य का नियंत्रण करते थे। सद्र उस सुदूर, ये धर्म संबंधी कार्यों के प्रमुख थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सल्तनत कालीन प्रमुख करों की। तो देखिए 5 प्रकार के मुख्य करों को हमने देखा है कि लगाए जाते थे, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला है उश्र, ये मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर होता था जो 5 से 10% तक होता था। ठीक है, खराज की बात करें तो ये गैर मुसलमानों पर भूमि कर 1/3 से 1/2 तक लगाया जाता था। खुम्स की बात करें अगर, तो लूट, खानों और भूमि में जो है बड़े खजानों से प्राप्त धन, जिसका 1/5 राज्य और 4/5 भाग सैनिकों का। ठीक है, फिरोज शाह, एक बात और बता दूं खुम्स के बारे में कि फिरोज शाह तुगलक को छोड़कर ना शेष सभी, ठीक है, शेष सभी ने 4/5 भाग अपने पास रखा। ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला है जकात। तो जकात जो है मुसलमानों पर धार्मिक कर 2 से 2.5 तक का होता था और ये जो था ना उन्हीं की भलाई के लिए खर्च होता था। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे। अगला है जजिया कर, गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला ये व्यक्तिगत कर होता था। इसमें छोड़ किसको दिया जाता था? किसको किसको? स्त्रियों, बच्चों, भिखारी, साधु, पुजारी को छोड़ दिया जाता था। ठीक है, फिरोज शाह पहला ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया।
अब बात करते हैं सल्तनत कालीन स्थापत्य कला की। तो इसमें जो है सबसे पहले गुलाम वंशकालीन स्थापत्य कला को देखेंगे। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये दिल्ली में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया। कब? जब पृथ्वीराज चौहान पर विजय की स्मृति में इसने निर्माण कराया। पृथ्वीराज चौहान का मोहम्मद गौरी से जब तराइन के द्वितीय युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान हार गया तो उस समय जो है उसकी स्मृति में करवाया। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ मैं आपको बता दूं, 1192 में द्वितीय युद्ध, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। मैंने आपको बताया है पार्ट 1 में, ठीक है, तो आप जरूर पार्ट 1 देखें, ठीक है। अगला बात करेंगे कुतुब मीनार, सॉरी इसके बारे में एक बात और मैं बता दूं, ये जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है ना, ये जैन मंदिर के ध्वंसावशेषों पर इसका निर्माण हुआ है। तो मस्जिद में लगी जाली, स्तंभ वाले दरवाजे, छत मंदिरों के अवशेष हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार आप सभी को पता है कहाँ है, दिल्ली में है। इसका निर्माण जो है 1199 में दिल्ली में ऐबक ने प्रारंभ किया, पूरा नहीं किया, प्रारंभ किया, ठीक है, और 1230-31 में इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया। देखिए प्रसिद्ध सूफी संत की बात करूं मैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर ना इसका नाम कुतुब मीनार पड़ा। इसका निर्माण जो है मुअज्जिन के अजान देने के लिए किया गया था। आप कभी दिल्ली जाओ, देखो ये पता है कितने फीट ऊंचा है, 242 फीट। मैं आपको बता दूं 242 फीट ऊंचा है। इसके बाहरी भाग पे अरबी फारसी लेख अंकित किए गए हैं। तो ये प्रारंभ में ना 4 मंजिला था। तो फिरोज शाह तुगलक का जब शासनकाल आया तो बिजली गिर गई तो चौथा मंजिल जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया। तो उसको तुड़वा कर ना 2 मंजिल का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। और देखिए सिकंदर लोदी ने भी ना 5वीं मंजिल की मरम्मत करवाई। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। इसका निर्माण जो है अजमेर में हुआ है। किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं सुल्तानगढ़ी का मकबरा। तो ये सुल्तानगढ़ी का शाब्दिक अर्थ है ना गुफा का सुल्तान, ठीक है। ये जो है ना ये इल्तुतमिश के ज्येष्ठ पुत्र नासिरुद्दीन का मकबरा है। किसका मकबरा है? नासिरुद्दीन का मकबरा है। इसका निर्माण इल्तुतमिश ने 1231 में कुतुब मीनार से 3 मील दूर मलकापुर के एक गढ़ की भांति ऊंचे चबूतरे पर करवाया। अब इसी प्रकार देख लेते हैं खिलजी कालीन वास्तुकला की। सबसे पहला है अलाई दरवाज़ा। ये 1311 में दिल्ली के निकट अलाउद्दीन खिलजी ने कराया निर्माण इसका। जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन ने बनवाया। हजार सितून का महल सीरी में अलाउद्दीन ने बनवाया। हौजे अलाई अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, ठीक है। इसी प्रकार तुगलक शासनकालीन जो है स्थापत्य कला को देख लें। तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया। कोटला फिरोज शाह ने बनवाया। काली मस्जिद फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। इसी प्रकार हम सैयद और लोदी कालीन जो है स्थापत्य कला की अगर बात करें तो बहलोल लोदी का मकबरा सिकंदर लोदी ने बनवाया, ठीक है। सिकंदर लोदी का मकबरा इब्राहिम लोदी ने बनवाया और मोठ की मस्जिद जो है वो सिकंदर लोदी ने बनवाया। तो चलिए यहीं समाप्त होता है ये वीडियो। कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आज ख़त्म होता है दिल्ली सल्तनत और इसके पश्चात हम मुग़ल कालीन जो है सल्तनत कालीन जो है सुल्तानों के बारे में, मुग़ल कालीन उनकी स्थापत्य कला के बारे में, ठीक है, किन किन जो है विद्वानों को संरक्षण दिया इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या है ना, बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत और मुग़ल कालीन सल्तनत को ना बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तो आपके, मैं नहीं समझती हूँ कि मध्यकालीन इतिहास के कोई क्वेश्चन गलत होने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों पे जो है दारोमदार रहता है मध्यकालीन भारत का, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अगले वीडियो में हम जो है शुरू करने वाले हैं मुग़ल कालीन शासन के बारे में। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? मैं जो है किताबों से थोड़ा सा हटकर चीज़ें बताती हूँ। आपको अगर ना पसंद हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, लेकिन मैं इसलिए बता देती हूँ ना क्योंकि मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं। मैं आज भी PCS की तैयारी कर रही हूँ, मैंने कई बार मेंस दिया है, तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है आपको मैं इसीलिए बोलती हूँ कि ये चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। और आप ये सोचो कि जब 12वीं तक की NCERT से ही सब चीज़ें पूछी जा रही हैं तो क्यों ना हम NCERT को ही घोट के पी लें, ठीक है। क्यों ना हम NCERT के ही जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ठीक है। क्योंकि आप जितनी बार NCERT पढ़ोगे ना, मैं आपको ये बता दूं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, आप जितनी बार NCERT पढ़ोगे ना
आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी। मैं आपको बता दूं कि एक जादू ही है एनसीईआरटी की बुक में। आप जितनी बार जो है चीज़ें पढ़ोगे आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी। अरे ये चीज़ भी है, अरे ये चीज़ भी है। आपकी चिंतन शक्ति विकसित होती है एनसीईआरटी को पढ़ने में, और इसीलिए आने वाले समय में एनसीईआरटी फोकस सारे एग्जाम रहेंगे। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी जो है बेस है, ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है एनसीईआरटी को पढ़ने में। तो चलिए, यही मैं अपनी वाड़ी को ज़्यादा थोड़ा लेक्चर दे दिया क्योंकि आज चैप्टर का एंड हो गया है, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम आपसे रूबरू होंगे मुगल कालीन शासन के बारे में, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।